पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित करे? निम्नलिखित को सुमेलित, राज्य और खान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करे? राज्य और खान, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, झारखंड, झरिया, मध्य प्रदेश, सुहागपुर, उड़ीसा, हिमगिरी। तो इसमें कौन सा ये है कि कौन सी जो इस अधिकांश कौन सी कोयला खान है, तो कौन किस राज्य में है, सुमेलित हो रही है कि नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, मतलब पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, झारखंड में झरिया है, मध्य प्रदेश में सुहागपुर है, उड़ीसा में हिमगिरी कोयला खान अवस्थित है। क्वेश्चन 2, केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? ए क्रोमाइट, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी ग्रेफाइट। जो इसका उत्तर है सी थोरियम। भारत विश्व में थोरियम के बड़े उत्पादकों में से एक है, इसको बहुत अच्छी तरह आप यह ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। जो भारत का जो स्थान है कौन सा? चौथा है। पहले 3 स्थानों पे कौन से यदि हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना और फिर इंडिया। और इंडिया में जो सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन किया जाता है वो कहाँ है? उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा के कौन कौन से प्रमुख है? गुरु महिसानी, याद रखिएगा, गुरु महिसानी, सूलेपत, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है बादाम पहाड़, किरीबुरु। ये सब क्या है? लौह अयस्क के कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? यदि ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए जल्दी से आप लोग। बी छत्तीसगढ़ है ना। तो यदि देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मिलता है उड़ीसा में, और फिर मध्य प्रदेश में, और फिर झारखंड में। यदि विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले जो कोयला उत्पादन है वो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है और फिर यूएसए है। तो छत्तीसगढ़ का कौन से प्रमुख कोयला क्षेत्र है जहाँ पे ये मिलता है? बताइए जल्दी आप लोग। कोरबा, वेरी, याद आया आपको? कोरबा में है, विश्रामपुर में है, चिरमिरी में है, जहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब्रक उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान? अब्रक मतलब माइका है ना, ये सेमीकंडक्टर, ये बहुत अच्छा विद्युत का वो है, जिसके कारण ये विद्युत की। अब्रक उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है? अब्रक मतलब माइका। ए कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। तो इसका उत्तर है बी आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अब्रक उत्पादकों में से एक बड़ा उत्पादक है, और इसका जो ये अब्रक है ज़्यादातर किस विभाग में काम आता है? ये बिजली क्षेत्र में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए मन्नार की खाड़ी, बी नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, सी अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, डी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी है, वो कब स्थापित हुई थी? वो 1989 में हुई थी। नीलगिरी अगस्ता 1986 में हुई थी। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो 2001 में स्थापित हुआ था। और जो चौथा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर, वो 1999 में हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहला कौन सा हो गया है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र। इस जो जैविक क्षेत्र का विस्तार है जो नीलगिरी का, वो किन किन राज्यों में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में है।
और इसके अंतर्गत मधुमलाई, नगरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा अरलम वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड, करीम पूजा और सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य आदि इसी नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र में है। और करीब ये इसको यूनेस्को ने 2000 में इसको अपने अंतर्गत लिया गया था, जिसको एक हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व माना गया था। प्रश्न 7, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा? बायोस्फीयर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर कौन सा है? तो पहला कौन सा है? अगस्ता मलाई। ये कहाँ? केरल और तमिलनाडु में है। करीब ये 3500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2016 में ये यूनेस्को के ने इसको अपने अधीन ले लिया था, यूनेस्को ने। फिर ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये 885 में भी है और ये 2013 में यूनेस्को ने इसको नॉमिनेट किया था। कच्छ का रण, ये गुजरात में है, ये 12,454 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये जो घोषित किया गया था करीब 2008 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और है नीलगिरी, जो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो तमिलनाडु, केरल मैंने ऊपर पढ़ाया था और कर्नाटका में ये 5,520 किलोमीटर है। तो इस पे सबसे बड़ा कौन सा हो गया? बहुत क्लियर हो गया। इस पे जो सबसे बड़ा है कच्छ का रण है और जो कच्छ का रण है ये 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। नीलगिरी 1986 में घोषित किया गया था और अगस्ता मलाई बायोस्फीयर 2001 में घोषित किया था भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर, और ग्रेट निकोबार को 1989 में किया था। यदि इस तरह ईयर्स भी आ जाएगा तो इसमें सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना हो जाएगा नीलगिरी, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं? पहले तो जान लीजिए कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। ये ईरान का एक शहर है रामसर साइट, जहां पे 1971 को एक सम्मेलन हुआ था और ये 1975 में फोर्स में आया था रामसर साइट्स। तो दुनिया भर में जितने भी दलदली या जली क्षेत्र होते हैं उनमें इस साइट्स को सेलेक्ट किया जाता है। भारत में करीब जो वर्तमान में जो इसके अंतर्गत साइट्स हैं वो है 49। कितने हैं? पूरे भारत में 49 साइट्स हैं और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। 1971 के ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ था। 1975 में ये फोर्स में आया था। भारत 1982 में हुआ था और भारत में कुल अभी 49 साइट्स हैं। इस पर पूछा गया है भारत के किस राज्य में? ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो उत्तर है वो डी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के करीब 10 साइट्स हैं इसके अंतर्गत। जो भारत में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में से हैदरपुर वेटलैंड रामसर, ये सबसे नया है, इसको मान लीजिए। और जो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कौन सा है? वो है सुंदरबन। जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है और जो सबसे छोटा है वो रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, वो करीब 20 हेक्टेयर चौड़ा है। तो बस इतना याद रखिएगा, 1971 में ये फोर्स में आया था, मतलब रामसर सम्मेलन होता। 1975 में फोर्स पे आया था। 1982 में भारत आया, भारत इसमें शामिल हुआ। भारत की कुल 49 साइट्स हैं जिसमें 10 उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। ये इसको अपडेट करते रहिएगा, ठीक है, इसको हर साल अपडेट करते रहेगा कि कौन सी नवीन साइट्स है और कितनी संख्या बढ़ती घटती रहती, घटती तो नहीं है, बढ़ती ही है। तो इसको हमेशा आप अपडेट करते रहिएगा। 9th क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान और अनुसंधान संस्थान किस शहर में? अब इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो उष्णकटिबंधीय वनस्पति बगान अनुसंधान संस्थान, इसका नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू। किस शहर में? ए तिरुवनंतपुरम, बी अल्मोड़ा, सी भोपाल, डी
नई दिल्ली। ये कहाँ है? ए तिरुवनंतपुरम में। और जो इसकी स्थापना की गई थी 17 नवंबर 1979 को की गई थी। और ये केरल के विभिन्न वनस्पति जातियों की खोज करता है, संरक्षित करता है और नई नई प्रजातियों को विकसित करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान है केरल की और भारत की दृष्टि से। 10th क्वेश्चन, सिनकोना, महोगनी और रोजवुड जैसे वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी सवाना वनस्पति, डी मरुस्थलीय वन। तो ये आपको बताना है कि ये वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वहां पहले जान लीजिए वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहां वर्षा कितनी होती है, वहां 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी मिले। और जो सवाना वन है वहां वर्षा कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होती है। और जो मरुस्थलीय वन है वह 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसमें ये जो वृक्ष है ये कहाँ के हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष है, जहां 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहता है और वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है। भारत में कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्व की पहाड़ी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमालय शिवालिक के तराई में, भाबर और तराई वाले क्षेत्रों पे। और इसके जो प्रमुख वृक्ष कौन से थे, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था ना, शीशम, साल, सागवान, बेत। ठीक है। और सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जहाँ 60 सेंटीमीटर के कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, या छोटे वृक्षों घास की प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के कुछ भागों में सवाना वनस्पति। और मरुस्थलीय वनस्पति तो क्लियर है, ये आपको गुजरात, राजस्थान राज्यों में इस वनस्पति का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? ए रुई और शक्कर, इंजीनियरिंग और सीमेंट, सी जूट और रुई, कागज और लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए, रुई का मतलब है कपास, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी जूट और रुई। देखिए, कपास उद्योग क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि जो कपास उत्पादक क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए? सब पाकिस्तान में चले गए और भारत में मिलें रह गई। और जूट में का साथ भी यही हुआ कि जो जूट उत्पादक क्षेत्र वो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, वहां चले गए। और जो जूट मिले थी वो कलकत्ता, हुगली नदी के आसपास रह गई। तो भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जूट और कपास उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली के नाम से स्थापित किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1776, 1926, 1894, 1962। तो इसकी स्थापना हुई थी 1776 में। वर्तमान में जो ऊन का जो सबसे बड़ा विश्व उत्पादक है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूनाइटेड यूएसए है और न्यूजीलैंड है। वर्तमान में ये स्थिति है। 13, निप में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? ए सीमेंट उद्योग, बी कागज उद्योग, सी रबड़ उद्योग, डी खेल सामग्री। तो ये देखिए, कागज उद्योग लकड़ी से बनता है, लुगदी, तो वन पे आधारित है। खेल सामग्री चाहे बैट हो चाहे कोई भी चीजें हो लकड़ी से बनती है। रबड़ उद्योग तो जंगल में होता है, अमेज़न के जंगल विश्व प्रसिद्ध है, या भूमध्य रेखीय प्रदेश रबड़ उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर क्या क्लियर है? ए सीमेंट उद्योग। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए चेन्नई, बी जीकपानी, सी रानीपेट और डी प्रोटोनोवा में। तो इसका उत्तर है ए चेन्नई में।
यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है? चाइना, जो विश्व का 50% सीमेंट का उत्पादन करता है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है जो विश्व का 8% करता है। सेकंड नंबर पे चाइना, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वियतनाम है। हाँ, लेकिन वियतनाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड का 13.2% एक्सपोर्ट करता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत बड़े कंजम्पशन है, तो अपना बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। वियतनाम वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और यदि विश्व में देखा जाए या यदि भारत के संदर्भ में भी देखा जाए तो भारत में कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? एमपी है। एमपी के बाद आंध्र प्रदेश है और फिर राजस्थान है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो सीमेंट फैक्ट्री है वो वाडी कर्नाटका में लगी है, और ये एसीसी की, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी, कर्नाटका में जो स्थापित है, दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, या लार्जेस्ट प्लांट जान लीजिए, सॉरी सीमेंट कंपनी ना कहिए, इसको कहिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, ये सबसे बड़ा प्लांट है ये, ठीक है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया? ए ट्रवनकोर, बी बालीगंज, सी लखनऊ, डी श्री रामपुर में। तो इसका जो उत्तर है वो सी लखनऊ में है। लेकिन इससे पहले आप जो जान लीजिए कि जो पहला कारखाना लगाया गया था 1812 में श्री रामपुर में लगाया गया था, पश्चिम बंगाल में, असफल रहा। इसके बाद जो कलकत्ता के बालीगंज में 1867 में लगाया था, ये थोड़ा सफल रहा, लेकिन आंशिक रूप से ज़्यादा नहीं सफल पाया। लेकिन जो सबसे सफल कारखाना था वो 1879 में लखनऊ में ही लगाया गया था। इसके अलावा आप जान लीजिए कि भारत में जो अखबारी कागज है, अखबारी कागज का जो कारखाना है वो नेपानगर में। कहाँ पे? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। ये 1947 में लगाया गया था, ठीक है। भारत ज़्यादातर अपने जो न्यूज़पेपर है या पेपर वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में डिमांड के अनुसार उतना प्रोडक्शन नहीं है। जहाँ तक विश्व में कागज उत्पादन के समय तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? चाइना, यूएसए, जापान। ये जो तीनों देश मिलकर विश्व का 50% कागज का उत्पादन करता है, कागज का उत्पादन करते हैं। और जहाँ तक भारत का संदर्भ है तो भारत में महाराष्ट्र, ये जो देश के कुल कागज का 16.5% अकेले ही उत्पादन करता है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दशकीय कितनी थी? 7.7, और वार्षिक कितनी? 1.64। तो अब इसमें देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी। एक तो हम जानते हैं कि नागालैंड में हुई थी, जो भारत की सबसे कम है, वो थी -0. कितना था? 6 था कि क्या था, बताइए जल्दी से। 0.6 था। तो इसका मतलब है कि जो नागालैंड ऑप्शन होगा ठीक है। और दूसरा केरल आ गया। केरल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो थी करीब 4.9। तो यदि नागालैंड जहाँ पे होगा तो ये उत्तर अपने आप में सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर ए होगा। लेकिन हम बाकी राज्यों का भी पढ़ लेते हैं। जैसे कर्नाटका की जो जनसंख्या वृद्धि थी 15.67 थी, जो असम की थी वो 17.1 थी। तो यदि देखा जाए तो जहाँ पे नागालैंड होगा, क्योंकि इसकी वृद्धि दर -0.6 थी, तो यही उत्तर बिल्कुल सही माना। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, चिकित्सा सुविधा, सी निर्धनता, डी अशिक्षा। इसका जो उत्तर है वो बी है, चिकित्सा सुविधा। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में नहीं, जनसंख्या कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और भारत में कहते हैं कि चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैच्योरिटी लेवल है वो जल्दी पा ली जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे शादियाँ जल्दी होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मनोरंजन का जो साधन है सिर्फ एक सेक्स साधन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। और दूसरी अशिक्षा भी कारण है, क्योंकि बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, और उनको लगता है कि हमारे जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक वो कमाएंगे और उतना ही अधिक पैसा आएगा। तो ये अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 3 कारण तो हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि का नहीं, जनसंख्या कमी का बहुत अच्छा बड़ा कारण है।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 267, 325, 277, 282। जो सबसे पहले जान लीजिए कि होता क्या है जनसंख्या घनत्व। होता है ये कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र की बाई प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हम यहाँ पे प्रति वर्ग ना होकर कुल क्षेत्रफल लिख देंगे तो वो भी चलता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इसके हिसाब से जो भारत की जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 382 थी, जो 325 है ये कब थी? 2001 में। जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले राज्य हैं, हाईएस्ट डेंसिटी वाले राज्य सबसे पहले है बिहार, जहाँ की डेंसिटी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आती है वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे आता है केरल। और यदि हम लोएस्ट देखा जाए तो सबसे लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश करीब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। उसके बाद आता है मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम यहाँ पे आते हैं 52 और सिक्किम में आते हैं करीब 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा जो भारत की 2011 में जनसंख्या घनत्व थी 382 के लगभग। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यदि हम सारे राज्यों को पहले घनत्व लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिजोरम की कितनी है? 52 है। मणिपुर की कितनी है? 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और त्रिपुरा की 350 है। और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 17 है। अभी मैंने उत्तर ऊपर किया था लेकिन तब भी मैंने इसको फिर से लिख दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 904, 881, 819, 829। ये इसका जो उत्तर है 829 है। कई किताबों में आपको 828 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन 829 बिल्कुल सही है। तो इसका जो सब उत्तर प्रदेश का घनत्व है कितना है? 820। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं? ए मिट्टी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन और तटीय मैदान में, लाल मिट्टी पठार के समानांतर, लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि और काली मिट्टी तटीय मैदान में। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी तो नदी बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो लाल मिट्टी है, यदि आप भारत के मानचित्र को आप देखें तो जो काली मिट्टी का क्षेत्र है तो लिखा है ना पठार के समांतर, तो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये दक्कन का पठार है, उसके यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी बिल्कुल पठार के उच्च भूमि में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है। और जो काली मिट्टी तटीय मैदानी क्षेत्र है ये बिल्कुल, क्योंकि भारत के तटीय मैदान में क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा क्षेत्रों में। लावा क्षेत्र, इसका लावा क्षेत्र का मतलब है ये जो पूरा दक्कन का पठार है जिसमें महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, उत्तरी कर्नाटका आदि इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? डी, ये सम्मिलित नहीं है। 22वां प्रश्न, भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र? ए काली मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी लेटराइट मृदा, डी लाल मृदा। ये तो आंख बंद करके आप देख सकते हैं कि बी जलोढ़ मृदा, जो करीब करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ पे पाई जाती है? पूरा यदि आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और पूरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मृदा है, जो नदी पे अवसाद है उनके अवसादों के जमाव के कारण ये इस मृदा का निर्माण होता है। 23 पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है? ए कश्मीर में, बी केरल में, सी राजस्थान में, डी गुजरात में। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी केरल में। वास्तव में इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा डेल्टाई प्रदेशों में होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में होता है। और इसमें भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रिया है वो नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पे ना जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और मृदा में अम्लता भी अम्लता मतलब एसिडिटी भी अधिक रहती है। उच्च लवणीय मृदा है, लेकिन इसमें पोटाश और फॉस्फेट की कमी होती है। लवणीय मृदा है लेकिन इसमें पोटाश और फॉस्फेट की काफ़ी कमी देखने को मिलती है।
भारत में पीठ मृदा में ही जानते हैं क्या होता है, कौन सी वनस्पति होती है? मैंग्रोव। इसको याद रखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति होती है। और भारत में मुख्यतः जो ये जो मैंने लगाया ना केरल, केरल के किन जिलों में मिलती है? अलपुजा एक जिला है, वहां मिलती है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अलपुजा में मिलती है। फिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मिलती है, अल्मोड़ा में भी मिलती है। देखिए यही छोटा सा प्रश्न यदि सिविल सर्विस में आ जाए कि अल्मोड़ा में किस प्रकार की मिलती है, और सुंदरबन डेल्टा में इस प्रकार की मृदा हमको देखने को मिलती है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, वहां पे ये मिलती है। 24 लेटराइट मृदा में निम्न कौन सी फसल संबंधित है? ए गेहूं, बी चावल, सी बागवानी, डी कपास। देखिए तो बहुत ही क्लियर है कि गेहूं और चावल मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? जलोढ़ में। मैंने अभी एक प्रश्न किया था लेटराइट मिट्टी में, और ये कपास मुख्यतः काली मिट्टी में मिलती है। तो ये कौन सी बनी? बागवानी फसल। मैंने अभी एक प्रश्न पीछे किया था ना कि जिसमें बताया था कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी चाय, कॉफी, रबड़ आदि किस मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी में ही पाई जाती है। तो इसका उत्तर है सी, बागवानी फसलें। 25वां, अम्लीय मृदा मतलब एसिडिक मृदा के उपचार के निम्न किसका प्रयोग? ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फॉस्फेट उर्वरक, सी चूना पत्थर और डी जिप्सम। 25वां प्रश्न, अम्लीय मृदा एसिडिक मृदा के उपचार के निम्न किसका प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन उर्वरक, बी फॉस्फेट उर्वरक, सी चूना पत्थर और डी जिप्सम। जो इसका उत्तर है वो क्या है? सी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, जिससे एसिडिक की मात्रा कम हो जाती है और खेती के उपयोग में वो लाई जा सकती है। 26 क्वेश्चन, सूची 1 में उद्योग दिया गया और 2 स्थान भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक, सिंदरी, रेणुकूट, रांची और पिंजौर। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये 26वां प्रश्न है, इसका उत्तर कौन सा होगा? देखिए आप यदि एल्युमिनियम को ढूंढेंगे, आप एल्युमिनियम कारखाने क्योंकि आसानी से है, तो एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पे लगा हुआ है? रेणुकूट में लगा हुआ है। तो यदि हम सी का 2, ठीक है, उसके अलावा उर्वरक उद्योग मैंने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ाया, ये कहां पे है? डी का 1, तो बचा ए और बी। तो सी का 2, डी का 1, सी का 2, डी का 1, तो मतलब ए और सी में ही उत्तर होगा। तो भारी जो इंजीनियरिंग उद्योग है वो कहां पे लगा हुआ है? रांची पे 3 पे, और मशीन औजार उद्योग कहां पे लगा है? पिंजौर में 4। तो 3 4 सॉरी, अच्छा 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किसमें है? ये ए वाला उत्तर बिल्कुल आपका। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी कानपुर, डी कोयम्बटूर। बहुत ही इजी प्रश्न है, आंख बंद करके आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, डी बेंगलोर। 28 का प्रश्न, 28वां, सूची उद्योग और भी उत्पादन के जूट का सामान, रेशम, ऊनी वस्त्र, ऊनी कालीन। अब देखिए इसमें भी कॉमन सेंस और लॉजिक लगाया जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, अभी मैंने पीछे पढ़ा और एक उदाहरण दिया है। तो इसमें कौन सा एक स्थान पश्चिम बंगाल में? टीटागढ़ में, ए का 4। तो ए का 4 कहाँ? बी में भी है और ये भी। रेशमी वस्त्र उद्योग है ना, तो रेशमी वस्त्र उद्योग देखिए कहां पे होगा, बताइए जल्दी। कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका मतलब ये बेंगलोर में हो गया। सी ऊनी वस्त्र उद्योग, सीधी सी बात है, पंजाब लुधियाना, ये 2 हो गया। और ऊनी कालीन भदोई वाराणसी के पास है 1। तो 4 3 2 1 कहां पे है? 4 3 2 1, इसका बी उत्तर बिल्कुल। 29वां प्रश्न, ये दूसरे रूप में मैंने पहले कर चुका है, यहाँ पे फिर से करेंगे हम लोग। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि अनेक जूट मिलें बांग्लादेश में चली गई थी। भारत में पूंजी का अभाव था, सी अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा, कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी, क्योंकि जूट उत्पादन क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था और जूट मिलें क्या थी? भारत में रह गई थी। प्रथम तेल
परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, इस प्रश्न को हमने दूसरे रूप में किया था, तट पे आधारित तो सब किया था, तब वहां पे मैंने जानकारी दी थी। ए बरौनी, बी विशाखापट्टनम, सी डिगबोई, डी मुंबई। तो इसका उत्तर क्या है? सी डिगबोई, जहां 1901 में पहली बार ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? 14,256 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 17,235 किलोमीटर, 85,465 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का तात्पर्य है कि यहाँ से शुरू हो रहा है गुजरात के ये पूरी सीमा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर ये लद्दाख का एरिया, उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, फिर इधर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा होते हुए करीब कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 4 पड़ोसी देश, 6 पड़ोसी देश, 5 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश। इस मानचित्र में देखिए तो कितने पड़ोसी देश दे रहे हैं? 1 पाकिस्तान, 2 चाइना, 3 नेपाल, 4 भूटान, 5 म्यांमार, 6 बांग्लादेश, 1 दक्षिण में श्रीलंका। तो कितने पड़ोसी देश हो गए? भारत के 7 पड़ोसी देश। तो इसका उत्तर कौन होगा? 7 पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भूटान, इटली, पाकिस्तान, आयरलैंड, म्यांमार, जापान, अमेरिका, चीन, ईरान, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इराक, बगदाद, सिंगापुर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका उत्तर तो बहुत सिंपल है। देखिए, इटली और आयरलैंड तो यूरोप में है, तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका भारत को छूता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इराक, सिंगापुर भी भारत को नहीं छूता, तो ये भी उत्तर बिल्कुल। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये उत्तर बिल्कुल। भारत की जलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्यों तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? 6 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 7 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो जलीय सीमा के 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटका, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल। तो ये कितने हो गए? कुल 9 राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए? यहां पे आपका आ गया लक्षद्वीप 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, दमन और दादरा नगर हवेली 3 और ये पुडुचेरी 4। तो कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों को छूती है। तो इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी दूर तक भारत का संपूर्ण अधिकार है? 11 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील, 13 नॉटिकल। तो इसका उत्तर है सी, 12 नॉटिकल मील।